आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट ज्योग्राफी का चैप्टर 1। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि रिसोर्सेज होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स? रिसोर्स का डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग दैट कैन बी यूज टू फुलफिल एनी नीड। हमारे इर्द गिर्द मौजूद कोई सा भी चीज, कोई सा भी नीड को अगर वो फुलफिल कर रहा है, कोई सा भी जरूरत को मिटा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिसोर्स बोलेंगे। प्यास लगा, पानी पिया, पानी रिसोर्स। जूस पिया, जूस भी रिसोर्स। गर्मी लगा, पंखा चलाया, हवा चला, हवा भी रिसोर्स, पंखा भी रिसोर्स। मैं अपसेट हूँ, बाहर टहलने चला गया, बाहर टहल रहा हूँ मैदान में, जिसकी वजह से मेरा माइंड फ्रेश लग रहा है, तो वो मैदान भी रिसोर्स, क्योंकि हमारा जरूरत को मिटा रहा है। मेरा जरूरत क्या था? मेंटल पीस। तो मेंटल पीस मिला कि नहीं मिला? मेंटल पीस मिला, तो इसी वजह से वो मैदान भी रिसोर्स। कोई एक सीनरी देख रहा हूं, मैं खुश हो गया, तो मुझे खुश करने के लिए वो सीनरी जिम्मेदार है, तो वो भी रिसोर्स। तो रिसोर्स कुछ भी हो सकता है अगर उसका इस्तेमाल है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, अगर उसका इस्तेमाल है तो इस्तेमाल ही उसको ये रिसोर्स बनाता है। मतलब यूटिलिटी और यूजेबिलिटी कोई भी ऑब्जेक्ट को रिसोर्स बना देता है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या बना देता है? रिसोर्स बना देता है। जब तक कोई एक ऑब्जेक्ट का यूटिलिटी नहीं है या फिर यूजेबिलिटी नहीं है, तब तक वो रिसोर्स नहीं है, तब तक वो रिसोर्स नहीं है। तो यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया गया है, वो एग्जाम में नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। आपको बस क्या लिखना है? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। ये 3 चीज एक्स्ट्रा दिया गया है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीसिएबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, आपको बस लिखना है एनीथिंग अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई एनी नीड इज नोन एज अ रिसोर्स। इतना दूर तक समझ में आ गया? ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स अभी हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स? समझते हैं। सबसे पहले देखो, जैसे कि ह्यूमन क्लासिफिकेशन पहले समझते हैं। हम लोगों को कैसे क्लासिफाई किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हम लोगों को क्लासिफाई किया गया है। भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हम लोग 5 हिस्सों में डिवाइडेड है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट। हो गया। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट हम लोग डिवाइडेड है। क्या क्या? जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट में हम लोग डिवाइड हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर हम लोग डिवाइडेड है, व्हाइट, ब्लैक, कलर्ड। हम इंडियंस लोगों को कलर्ड बोला जाता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर में हम लोग डिवाइडेड है। तो ऐसे ही रिसोर्स को भी क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग, ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग, ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन देखो, नाम से हम लोग समझेंगे कि भाई एक्चुअल में चीज है क्या। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मतलब शुरुआत कैसे हुआ था। अच्छा, शुरुआत में क्या था? शुरुआत में भाई 2 ही चीज थे, सजीव और निर्जीव। मतलब क्या? लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स, जिसको टर्म दिया गया है बायोटिक एंड एबायोटिक। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेस आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। एक है बायोटिक, दूसरा है एबायोटिक। तो अभी आंसर जब हम लोग लिखेंगे एग्जाम्पल, आंसर में जब हम लोग क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल, तब हम लोगों को क्या मेंशन करना है? बायोटिक का एग्जाम्पल में मेंशन करना है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एट द सेम टाइम एबायोटिक में हम लोग को क्या मेंशन करना है? ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। लेकिन यहाँ पे ना हम लोग बेंच टेबल ये सब नहीं लिखेंगे, क्योंकि ओरिजिन लिखा है ना, तो शुरुआत में क्या क्या था वो सब लिखेंगे। रॉक लिख सकते हैं हम लोग, सॉइल लिख सकते हैं हम लोग, वाटर लिख सकते हैं हम लोग। ये सब चीजों का एग्जाम्पल हम लोग डाल सकते हैं। इतना दूर तक समझ में आ गया? तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मतलब शुरुआत में क्या क्या था, सजीव और निर्जीव, लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग बींग्स, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, देखो। ओके, फ्लोरा, फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक्स, ये सब हमारे बायोटिक रिसोर्स। एबायोटिक रिसोर्स में आते हैं हमारे रॉक एंड मेटल्स। ये सब आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अच्छा, एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब क्या? एक मैसेज आता है जियो के सिम में जब हम लोग इंटरनेट का यूसेज करते हैं, that you have exhausted 50% of your data, you have exhausted 90% of your data, you have exhausted 100% of your data। मैसेज आता है, मतलब क्या? खत्म कर चुके हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब क्या? इस्तेमाल करने से वो खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस बेसिस में डिवाइड किया गया है रिसोर्स को 2 हिस्सों में। ओके, एक होता है हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स, दूसरा होता है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। एक्चुअली में जेन्युइनली अगर हम लोग देखें तो क्या उसको बनने के लिए बहुत सैकड़ों साल लग रहे हैं, तो वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में चले जाता है। ओके, अगर उसको बनने के लिए सैकड़ों साल लग रहा है तो वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में चले जाएगा। अगर जल्दी बन जा रहा है तो उसको हम लोग रिन्यूएबल कैटेगरी में डालते हैं। ओके, तो रिन्यूएबल रिसोर्स पहला पॉइंट हो जाएगा।
सेकंड हो जाएगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, किसमें आ जाएगा ये, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिसोर्सेस आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वन इज रिन्यूएबल रिसोर्स, द अनदर वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो रिन्यूएबल रिसोर्स में एग्जांपल क्या क्या है, सोलर एनर्जी, भाई सोलर एनर्जी रिन्यू होते रहता है कि नहीं, आज सुबह मिल गया सोलर एनर्जी, कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा, वो रिन्यू होते रहेगा। अच्छा, वाटर साइकिल चलता है तो बारिश भी रिन्यूएबल रिसोर्स। अच्छा, पेड़ पौधे क्या होंगे, रिन्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि वो रिन्यू हो सकते हैं। वैसे फॉरेस्ट, वाटर, वाइल्ड लाइफ, इंसान, हम इंसान भी है कि नहीं, हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स है। ओके, तो नॉन रिन्यूएबल में एग्जांपल में हम लोग क्या देखते हैं, द रिसोर्सेज वंस कंज्यूम्ड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दिस रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ इयर्स इन देयर फॉर्मेशन। जैसे कि हो गया ऑयल, कोल, ये सब चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, ये सब हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के कैटेगरी में आते हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अच्छा, जैसे कि हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं, स्टार्टिंग में मैं बताया था इंसानों को भी कैटेगराइज किया गया है कि नहीं, इंसानों को भी कैटेगराइज किया गया है। तो ऐसे ही पहले हम लोग क्या पढ़े, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, फिर हम लोग पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में 4 कैटेगरी आ जाता है, क्या जाता है, 4 कैटेगरी आ जाता है। एक होता है इंडिविजुअल रिसोर्स, इंडिविजुअल रिसोर्स मतलब क्या, कोई एक रिसोर्स का मालिकाने एक इंसान के पास जब रहता है या फिर एक दो इंसान के पास रहता है, दैट इज इंडिविजुअल रिसोर्स। समझते हैं भाई, ये शर्ट किसका है, मेरा है, तो ये इंडिविजुअल रिसोर्स है। भाई ये घर किसका है, मेरा है, तो ये इंडिविजुअल रिसोर्स हो जाएगा। अच्छा, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कोई एक प्लॉट है कि नहीं, वो प्लॉट अगर पर्टिकुलर कोई एक दो जन के नाम पे है तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स हो जाएगा। एट द सेम टाइम अगर हम लोग बात करेंगे सेकेंड कैटेगरी, तो उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटी रिसोर्स। मतलब क्या, अ ग्रुप ऑफ पीपल हैज एक्सेस टू दिस रिसोर्स, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के पास इस रिसोर्स का एक्सेस रहता है। जैसे कि हो गया पब्लिक प्रॉपर्टी, पार्क, स्कूल्स, पॉन्ड, तालाब, आगे नहीं, तो वो ये सब क्या हो जाएगा हमारा, ये सब हो जाएगा हमारा कम्युनिटी रिसोर्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स किसे बोला जाएगा, अगर टेक्निकली देखे तो कंट्री में जितने भी रिसोर्स है ना एक कंट्री में, तो उसका नेशनल रिसोर्स हो जाएगा। एक कंट्री में जितने भी रिसोर्स है वो उसके क्या हो जाएंगे, नेशनल रिसोर्स हो जाएंगे। और उसके बाद आता है हमारा इंटरनेशनल रिसोर्स। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, इंटरनेशनल रिसोर्स। इसको भी अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाता है इसका डेफिनेशन। कोई एक कंट्री है, उसका इकोनॉमिक कुछ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से 200 किलोमीटर्स, द रिसोर्सेज लाइंग बियॉन्ड 200 किलोमीटर्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मतलब सपोज मान लो ये हमारा, एक मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। ओके, द रिसोर्सेज लाइंग बियॉन्ड 200 किलोमीटर्स ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मतलब क्या, देखो ये हो गया हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आगे नहीं, द रिसोर्सेज लाइंग बियॉन्ड 200 किलोमीटर्स। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से यहाँ पे हम लोग 200 किलोमीटर्स ले जाएंगे। उसके बाद जितना भी एरिया रहा ना, वो सब क्या हो जाएगा हमारा इंटरनेशनल रिसोर्स। मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से 200 किलोमीटर के बाद वाला जो एरिया रहता है उसको हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्स बोलते हैं। उसको हम लोग कौन सा रिसोर्स बोलते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्स बोलते हैं। ओके, तो अभी हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, उसके बाद हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट आ जाएंगे। क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, बच्चे लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं जिसको क्वेश्चन पूछूंगा वो आंसर देगा। ओके, तो माइक आप लोग अपने पास रखो, आप पकड़ो, मैं जिसको पूछूंगा सबसे पहले तो हाथ उठाना जिसको आंसर आता है। ओके, बच्चे लोग की तरफ एक बार हम लोग कैमरा कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स, हाथ उठाओ, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स, यू प्लीज नाज। Anything that available in our surrounding which can be used to satisfy our needs is called resource. रिसोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसोर्स को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन डिवाइड किए हैं कितने टाइप्स में, कितने टाइप्स। प्लीज रोहन को एक बार माइक दे देंगे, रोहन माइक ले लो। हर्ष सॉरी हर्ष। बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक एंड एबायोटिक, द आंसर वुड बी 2। दो हिस्सों में हम लोग डिवाइड किए हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। ओके, माइक उल्टा है, देखो एक बार, हाँ नहीं उल्टा करो। ओके, बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्स। तो बायोटिक रिसोर्स का एग्जांपल आप दो। बायोटिक का एग्जांपल होगा ट्री, एनिमल्स, फ्लोरा, fauna fauna and all living organisms are biotic resources. abiotic resource का एग्जांपल आप दो। रॉक, सॉयल, रॉक, माउंटेन। सॉइल, ये सब हो जाएगा abiotic रिसोर्स का एग्जांपल। अभी हम लोग क्वेश्चन हमारा अभी है कि व्हाट इज रिसोर्स को हम लोग डिवाइड किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो वो कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, नंबर बताओ। 4. द आंसर इज 4। तो वो क्या क्या है, कौन बताएगा, हाथ उठाओ, आप बताओ। On the basis
on the basis of origin, on the basis of accessibility, on the basis रॉन्ग आंसर। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हम लोग 4 हिस्सों में डिवाइड किए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप रिसोर्सेज को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। व्हाट आर दे? यू प्लीज। सर इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स और नेशनल रिसोर्स और इंटरनेशनल रिसोर्स। ग्रेट। उसके बाद क्वेश्चन मेरा ये है कि इंडिविजुअल रिसोर्स का एग्जांपल। The resource that owned by you is called individual resource. एग्जांपल। Example, my house, my garden. ग्रेट। चंदन बताओ कम्युनिटी रिसोर्स का एग्जांपल। पार्क और स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल, पार्क, पार्क। ये सब क्या हो जाएगा? कम्युनिटी रिसोर्स का एग्जांपल हो जाएगा, जब तक वो प्राइवेट स्विमिंग पूल नहीं है तब तक। ओके नेक्स्ट, अभिजीत को एक बार देंगे। नेशनल रिसोर्स का एग्जांपल बताओ। जहाँ सर सब कोई मतलब यूज कर सकते हैं वो जगह या चीज को। रॉन्ग आंसर। नेशनल रिसोर्स का एग्जांपल और कौन देगा? हाथ उठाओ। आप बताइए प्लीज, माइक दो, माइक पास में लो और बोलो। सर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और डेफिनेशन क्या होगा? ये तो एग्जांपल हो गया, डेफिनेशन बताओ। सर जो कि पूरे देश में जो कुछ ऑन हो जैसे कि यस, इंग्लिश में बोलने के लिए कोशिश करेंगे। द आंसर वुड बी एवरीथिंग दैट कम्स अंडर अ कंट्री इज अ नेशनल रिसोर्स। एक कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्स है ना, वो नेशनल रिसोर्स होंगे। ओके यस, इतना दूर तक समझ में आ गया? अभी हम लोग आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। माइक ऑफ कर दो, साइड में दबा के रखो, ऑफ हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, रिसोर्स को फिर से 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, रिसोर्स को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है? 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, स्टॉक, रिजर्व्स। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चे लोग को समझने के लिए, क्योंकि लगभग ना सब चीज हमें सेम ही लगता है। लगभग सब चीज हमें सेम लगेगा। ओके, लेकिन हम लोग समझेंगे जब, तब हम लोगों को याद रह जाएगा। तो इसका एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप सीक्वेंस वाइज याद रखो, सीरियली याद रखो। पहले पोटेंशियल है, उसके बाद डेवलप्ड है, उसके बाद स्टॉक है, उसके बाद रिजर्व्स है। ये दोनों में आप कंफ्यूज हो गए, बाकी में कंफ्यूज नहीं हो गए, पहले से बता दे रहा हूँ। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होने के लिए मैं पहले से आपको वार्निंग दे दिया। पोटेंशियल, रिजर्व, स्टॉक, सॉरी पोटेंशियल, डेवलप्ड, रिजर्व, स्टॉक। सॉरी उल्टा बोल दिया। पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक, रिजर्व। सो पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक, रिजर्व। ओके, पोटेंशियल, डेवलप, PDSR, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक, रिजर्व। पोटेंशियल रिसोर्स किसे बोलते हैं? कोई एक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होने का कैपेबिलिटी है, यूटिलिटी है उसका, यूजेबिलिटी है उसका, लेकिन अभी हम लोग उसको यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। फॉर एग्जांपल द रीजन्स राजस्थान, गुजरात have enormous potential for the development of wind and solar energy, लेकिन हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों को उसका जरूरत नहीं है। अभी हम लोगों को उसका जरूरत नहीं है। इतना समझ में आ गया? पोटेंशियल रिसोर्स कैसे बोलेंगे? और एक बार मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पोटेंशियल रिसोर्स हम लोग उसको बोलेंगे जिसका इस्तेमाल होने का पोटेंशियल है, लेकिन हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आगे नहीं। वेस्टर्न घाट्स ऑफ राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न घाट्स ऑफ राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, सॉरी गुजरात, वेस्टर्न घाट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। यहाँ पे विंड और सोलर एनर्जी भरपूर भरा है। अगर हम लोग चाहे तो सोलर पैनल लगा के, विंड मिल बिठा के उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। उसका हम लोग क्या देखते हैं? डेवलप्ड रिसोर्स मतलब क्या? जो रिसोर्स अपने फुल्ली पोटेंशियल में यूज हो रहा है, उसका क्वांटिटी हमें पता है, क्वालिटी हमें पता है। जैसे कि टाइप्स ऑफ सॉइल आते हैं, आगे नहीं, हमें सारे सॉइल का टाइप पता है, कितने मात्रा में अवेलेबल है वो पता है, हम लोग उसको यूज में ले रहे हैं, तो दैट इज डेवलप्ड रिसोर्स। कोल के बारे में, कोल का भी अलग अलग क्वालिटी आता है, आगे नहीं, तो कोल का क्वालिटी पता है हमें, कोल को हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं वो पता है हमें, यूटिलिटी पता है, यूजेबिलिटी पता है, उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका क्वांटिटी पता है, कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है हमारे वर्ल्ड में वो भी पता है हमें, और हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो जो यूज हो रहा है, जिसका क्वालिटी क्वांटिटी पता है और जो यूज हो रहा है, दैट इज डेवलप्ड रिसोर्स। यहाँ पे लिखा है देखो, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड and their quality and quantity have been determined for utilization। क्वालिटी क्वांटिटी डिटरमाइंड है। इसमें आप कोल, पेट्रोलियम, ये सब चीज लिख सकते हो, है नहीं, जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं। स्टॉक एंड रिजर्व्स, जहां पे हम लोग को थोड़ा सा डिफिकल्टी आता है। PDST, पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक, रिजर्व। स्टॉक में क्या है? द रिसोर्सेज दैट हैव बीन सर्वेड बट कैन नॉट बी यूज ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब सर्वे किया गया है रिसोर्स को, लेकिन लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आपको वाटर के बारे में पता है, H2O, 2 molecules of water, sorry 2 molecules of hydrogen combines with 1 molecule of oxygen, that is oxide, forms water, H2O, yes or no? yes। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों
ही ऐसे कारक हैं जो कि जलने में हेल्प करते हैं, आगे नहीं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दोनों से एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सकता है, हाइड्रोजन से भी और ऑक्सीजन से भी क्या प्रोड्यूस किया जा सकता है, एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन हम लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाले। अगर हम लोग के पास वो टेक्नोलॉजी आ जाएगा तो हम लोग गाड़ी पानी से भी चला सकते हैं। वही चीज का एग्जांपल लिखा है यहाँ पे देख, द रिसोर्सेज दैट हैव बीन सर्वेड बट कैन नॉट बी यूज्ड ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल, वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैसेस दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हिच कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट वी डोंट हैव द टेक्निकल नो हाउ टू यूज देम। हम लोगों के पास टेक्निकल नो हाउ नहीं है, मतलब टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि किस तरह से हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को तोड़े और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करें और उसको हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट करें। लेकिन आइडिया है, ऐसा किया जा सकता है, बिकॉज वाटर जो है, H2O जो है, वाटर जो है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड बोथ आर इनफ्लेमेबल। दोनों से ही एनर्जी रिलीज हो सकता है। ये स्टॉक समझ में आ गया। तो आपको याद कैसे रखना है कि भाई स्टॉक का एग्जांपल ये वाला था, H2O वाला था। ऐसे करके आपको याद रखना है कि स्टॉक रिसोर्स किसे बोलते हैं, कि भाई सर्वे हो चुका है, आइडिया है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी हम लोग डेवलप नहीं किए हैं अभी तक कि कैसे वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ के हम लोग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करें। ओके, ये जब बुक लिखा गया था उस टाइम का बात चल रहा है। ओके, रिजर्व्स का बात करते हैं। द रिसोर्सेज दैट हैव बीन सर्वेड एंड वी कैन यूज देम with present technology but their use has not been started are known as reserves. For example, the water in the dams and forests. Reserve मतलब क्या, हम लोग यूज कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं उसका यूसेज, लेकिन हम लोग फ्यूचर के लिए उसको बचा के रखे हैं, रिजर्व करके रखे हैं, दैट इज रिजर्व। ओके, जैसे कि मान लो वाटर इन डैम्स, डैम में जो पानी है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट किया जा सकता है, बहुत सारा काम किया जा सकता है भाई। हम लोग मछली का खेती कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकता है वो जो पानी जो स्टॉक किया जाता है। ओके, उसके बाद हमारा एग्जांपल फॉरेस्ट को भी हम लोग बहुत सारी चीजों की तरफ पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको बचा के रखे हैं, रिजर्व करके रखे हैं, हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। और एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूँ, इसको ऊपर ले जाता है ताकि आपका पूरा कंप्लीट कंसंट्रेशन मेरे ऊपर है। PDSR ओके, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब क्या कि रिसोर्स कौन से लेवल में है, उसका जो डेवलपमेंट का फेज कौन सा लेवल में है, उस हिसाब से हमारे रिसोर्स को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। PDSR, पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक, रिजर्व, स्टॉक एंड रिजर्व। पोटेंशियल रिसोर्स मतलब क्या, जिसका इस्तेमाल होने का पोटेंशियल है, लेकिन अभी हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी वहां पे हम लोग नहीं लगाए हैं। जैसे कि वेस्टर्न घाट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात में एनर्मस पोटेंशियल है विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी का, लेकिन हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, दैट इज पोटेंशियल रिसोर्स। ओके, इतना समझ में आ गया। उसके पोटेंशियल रिसोर्स के बाद क्या आता है, डेवलप्ड रिसोर्स, जिस रिसोर्स का क्वालिटी भी हमें पता है और क्वांटिटी भी पता है और हम लोग उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, दैट इज डेवलप्ड रिसोर्स। PED चला गया। उसके बाद आ गया स्टॉक क्या है कि भाई सर्वे हो चुका है, आइडिया है हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं, बट वी आर नॉट यूजिंग बिकॉज ऑफ वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम लोगों के पास नहीं है। जैसे कि वाटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैसेस that is hydrogen and oxygen. Water is a combination of two inflammable gases, that is hydrogen and oxygen, which have the potential to create energy, but we don't have that technological advancement to break down the molecules of water and convert it into hydrogen and oxygen. वो टेक्नोलॉजी जब हमारे पास आ जाएगा तो हम लोग पानी से गाड़ी चलाएंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, पानी से गाड़ी चलाएंगे। अच्छा, उसके बाद रिजर्व क्या हो जाएगा, रिजर्व मतलब रिजर्व रिसोर्स इन द सेंस कि हम लोग उसको बचा के रखे हैं, अभी यूज नहीं कर रहे हैं, बाद में यूज करेंगे। ओके, जैसे कि डैम्स में जो वाटर है, जो फॉरेस्ट है, आगे नहीं, दैट कैन बी यूज्ड, बट हम लोग उसको बचा के रखे हैं। ओके, वी हैव नॉट स्टार्टेड द यूसेज ऑफ इट, हम लोग उसका यूसेज स्टार्ट नहीं किए। ये समझ में आ गया ये चार्ट ऑन द बेस। अभी कैमरामैन एक बार कैमरा घुमाएंगे प्लीज, मेरे को एक बार कैमरा दे दो। somebody please come, जो आंसर दे चुके हैं, somebody please come, you please come, take the camera, show the students. Okay, don't touch here. Can I have the mic please? Okay, we have the secondary mic as we have the budget. Okay, let me ask the question. On the basis of status of development, resources are divided into how many types? Please आप बताएंगे। 4 types.
Four types. Could you please tell me what are they? Take the mic. Move They close are- here. Yes, please. They are potential, developed, stock, and reserve. Okay, four types of resources are there: potential, developed, stock, and Reserve. reserve. Could you please explain what do you mean by potential resource? Potential resources are Take the mic. Potential resources mean थोड़ा दूर लो. the resources of which we can utilize, but we are not utilizing fully. Okay, could you please give me an example? The solar and wind energy in Rajasthan, example, Western Ghats of Rajasthan and Gujarat. and Gujarat. Okay, we can Yes, sir. use it, but we are not using it. Okay, could you please tell me what do you mean by developed resource? Developed resources are the resources which can be utilized, and but we have the lack of technology to use it. Completely wrong answer, a big zero. I'm asking about the developed resource. नाम में ही आंसर छुपा है. What do you mean by developed resource? Don't show me, don't him also. Completely wrong answer. Anybody who wants to tell? Developed resource are the resource which are surveyed, and their quantity and quality are determined as in utilization. Very good. Completely right answer, full marks. Developed resource means the resources which we have surveyed and its quality and quantity are known as. है नहीं, हम लोग को इसका क्वालिटी और क्वांटिटी पता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेवलप्ड रिसोर्स बोलेंगे. ओके, तो PD पोटेंशियल डेवलप्ड. S स्टॉक. Could you please tell me about stock? कोशिश करो. Stock resource. Take the mic. Stock resource. Okay, you can't tell the answer. You please. The resource which are determined, which are surveyed, but we can't use it due to lack of technology. Very good. देखो, we have surveyed, we have the idea that we can use it, but we are not using because we don't have the technological knowledge or technological advancement. So we are not using it because we don't have the technological advancement. So what kind of technological advancement I am talking about? That water example. Water is made up of two inflammable gases, that is hydrogen and oxygen. Okay, both are inflammable. Both have the potential of generating energy, but we are not using it. Why we are not using it? Because we don't have the technological know-how. Okay, वरना हम लोग पानी से भी गाड़ी चला सकते. Okay, next. Reserve. हाथ उठाओ. Reserve resource. Could you please tell me? जो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा भाई हिंदी में आंसर देंगे. कुछ बच्चे हिंदी में इसलिए आंसर देते हैं क्योंकि वो लोग हिंदी शिशु मंदिर में पढ़ते हैं और उनका जो एग्जाम होता है वो हिंदी में ही होता है, हिंदी में लिखना रहता है, तो आप हिंदी में एग्जाम आंसर दे सकते हैं. जिसका सर्वे हो चुका है और हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, पर वो स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक. वो फ्यूचर के लिए हम लोग सेव रिजर्व करके रखे हैं. एग्जाम्पल दीजिए प्लीज. एग्जाम्पल इट इज बेटर टू नॉट वेस्ट आवर टाइम. समबडी एल्स. यस यू प्लीज. डैम में जो वाटर रहता है, आगे नहीं, डैम्स में जो वाटर रहता है उसको हम लोग रिजर्व करके रखते हैं. फॉरेस्ट ओके, तो उसको हम लोग रिजर्व करके रखते हैं. बैठ जाओ. ओके, यस प्लीज गिव द कैमरा. क्लिक ऑन 1x. ओके, लेट अस कंटिन्यू. तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. अभी हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल. भाई देखो, रिसोर्स जरूरी है, बहुत वाइटल मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए. मतलब जिंदा रह सके, सर्वाइव कर सके, इंसान सर्वाइव कर सके, इसके लिए जो रिसोर्स है ना वो वाइटल है, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है. क्योंकि देखो भाई, हम लोग जो सांस ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन जा रहा है, वो भी एक तरीके का रिसोर्स है. वो भी एक तरीके का क्या है? रिसोर्स है. It was believed that resources are free gifts of nature, so human beings use them indiscriminately, and this has led to the following major problems. सुनो देखो, एक्चुअली में ना एक कहावत है, फ्री में जो चीज मिलता है ना उसका कभी भी कदर नहीं होता है. फ्री में जो चीज मिलता है उसका कभी भी कदर नहीं होता है. ठीक इसी तरीके से ही जो रिसोर्स है ना, दैट इज द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर टुवर्ड्स अस. रिसोर्स हमारे लिए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, हमारे लिए फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है. और इसकी वजह से ना हम लोग इनडिस्क्रिमिनेटली, बिना सोचे समझे, दरिंदगी के साथ इसको इस्तेमाल किए जा रहे हैं. और जो चीज को थोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए, हम लोग जबरदस्ती उसको वेस्ट करते जा रहे हैं. इसी वजह से इनडिस्क्रिमिनेटली वर्ड यूज किया गया है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको वेस्ट कर रहे हैं. उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? वेस्ट कर रहे हैं. इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर.
nature, so human beings use them indiscriminately and this has led the following major problems, जैसे कि depletion of resources for satisfying the greed of few individuals. मतलब क्या, resources को deplete करना, खत्म करना, use करना for the benefit of few individuals. समझते हैं इसको कैसे? देखो, सपोज मान लो मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट और मेरा काम है माइनिंग एक्टिविटी, मेरे को चाहिए पैसा, मेरे को क्या चाहिए, पैसा, और मेरा काम है माइनिंग एक्टिविटी, तो मैं क्या करूंगा ना, माइनिंग में क्या होता है आपको पता है, जमीन के नीचे से हम लोग जो आयरन ओर हो गया, कोल हो गया, ये सब चीज निकाल देते, ओके, माइनिंग एक्टिविटी करके, तो इसमें मेरे को बहुत पैसा मिलेगा, हम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट, हम लोग को बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन जमीन के नीचे से जो मैं आयरन ओर निकाला हूं तो वो जमीन हो गया है खोखला, वो जमीन अभी क्या हो गया है, खोखला, तो अभी उस एरिया में क्या होगा, अर्थक्वेक होगा, उस एरिया में क्या होगा, अर्थक्वेक होगा, लैंडस्लाइड होगा, जिसके वजह से सफर कौन करेंगे, सफर करेंगे उस एरिया में रहने वाले सारे लोग। सो फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, सफर हम सब लोग करते हैं क्योंकि हम लोग इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते जाते हैं किसको, हमारे रिसोर्स, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। ये एग्जाम में आ सकता है आपका क्वेश्चन, आप ये सब लिख सकते हो, आगे नहीं, हाउ वी आर यूजिंग और मिस यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज, आगे नहीं, तो आप लिख सकते हो फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, फॉर द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स वी आर डिप्लीटिंग द रिसोर्स, है नहीं, ये हम लिख सकते हैं। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स व्हिच डिवाइड्स द सोसाइटी इनटू रिच एंड पुअर, रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन विद इन फ्यू हैंड्स, जिसके वजह से रिसोर्स डिवाइड हो जाता है दो हिस्सों में, अच्छा कौन से हिस्सों में, रिच एंड पुअर। अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, देखो पाकिस्तान बंजर जमीन है, एग्जांपल समझो, पाकिस्तान कौन सा जमीन है, बंजर जमीन है कि नहीं, वहां पे खाना तक नहीं उगता है, इसकी वजह से वहां पे बहुत गरीब है। एट द सेम टाइम अभी हम लोग आ जाते हैं दुबई में, वहां पे ऑयल का खदान है, वहां पे ऑयल का खदान है, जिसकी वजह से बेनिफिट क्या हो रहा है उनको, वो लोग अल्ट्रा रिच है और ये लोग अल्ट्रा पुअर। रिसोर्स क्योंकि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिसोर्स क्योंकि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि मान लो अभी अगर हम लोग चले जाते हैं कहाँ पे, दुबई में, अभी अगर हम लोग चले जाते हैं कहाँ पे, दुबई में, अगर हम लोग चले जाते हैं तो दुबई में हम लोग देखते हैं कि पीपल लोग बहुत ज्यादा रिच हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्स बहुत ज्यादा है। एट द सेम टाइम पाकिस्तान में अगर हम लोग चले जाते हैं तो वहाँ पे कुछ भी रिसोर्स नहीं है बोल के वो लोग बहुत ही ज्यादा गरीब है, तो सोसाइटी भी रिच एंड पुअर में डिवाइड हो जाता है। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन मतलब क्या, बिना सोचे समझे हम लोग जो एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं रिसोर्स, पेड़ काटते जा रहे हैं, पेड़ भी तो एक रिसोर्स है, पेड़ काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, फैक्ट्री सेटअप करते जा रहे हैं, आगे नहीं, धुआं छोड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, यस और नो, ओजोन लेयर डिप्लेट हो रहा है, यस और नो, उसके साथ हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी हो रहा है, उसके साथ साथ लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। आप बोलोगे कि सर लैंड डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, जो जमीन में जितना खेती होना चाहिए वो जमीन में जबरदस्ती हम लोग पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर डाल के ज्यादा खेती कर करके अल्टीमेटली वो सॉइल को हम लोग इनफर्टाइल मतलब बंजर जमीन बना देते, सॉइल को हम लोग क्या बना देते हैं, बंजर जमीन बना देते हैं। फॉर अ सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल। मतलब क्या, अगर एक सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, मतलब क्या, सबको एक इक्वल लाइफस्टाइल, सबको इक्वल रिसोर्स मिले, सब लोग आराम से जी पाए, इसके वजह से हम लोगों को क्या चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स चाहिए। मतलब क्या, रिसोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, सबके पास अगर रिसोर्स इक्वली रहेगा तो हम सब लोग एक सस्टेन लाइफ को, एक अच्छा लाइफ लीड कर सकते हैं। जैसे कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स की वजह से क्या होता है प्रॉब्लम, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स की वजह से सोसाइटी दो हिस्सों में बढ़ जाता है, रिच एंड पुअर में डिवाइड हो जाता है। आप देखे होंगे, मैं अफ्रीका में एक वीडियो देख रहा था, ओके, वो लोग मिट्टी खाते हैं, लिटरली वो लोग मिट्टी खा रहे थे क्योंकि उन लोगों को इतना भूखमरी है, वहां पे खाने का इतना स्कैरसिटी है, वो लोग मिट्टी चबा रहे थे। ओके, फॉर यूजिंग रिसोर्स जुडिशियसली वी नीड टू अडॉप्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम लोगों को रिसोर्स को अच्छे से इस्तेमाल करना है, ओके, अगर हम लोगों को रिसोर्स को अच्छे से इस्तेमाल करना है, जजमेंटल बन के इस्तेमाल करना है कि रिसोर्स कहीं गलत इस्तेमाल ना हो, इसके वजह से हम लोगों को सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए। अच्छा, इसको मैं इजीली समझा दे रहा हूँ, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भाई होता क्या है, ये लग रहा है इतना बड़ा वर्ड है नहीं, इतना बड़ा वर्ड, इतना बड़ा चीज है नहीं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि हमारा एनवायरमेंट
पॉल्यूशन ना हो, उसके साथ ही नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे रहे, उसके साथ ही नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या हो, बचे रहे। इसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। खत्म, कुछ है ही नहीं। वी शुड यूज और वी शुड यूटिलाइज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इन सच अ वे दैट आवर फ्यूचर जनरेशन विल आल्सो गेट बेनिफिटेड ऑफ दैट रिसोर्स। मतलब हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो बचे रहे ताकि वो लोग बेनिफिट उसका उठाएं। उसके साथ ही द एनवायरमेंट शुड नॉट गेट polluted, the environment should not get polluted. अच्छा, what we can do then? Let me give you some examples. Let us talk about some non-renewable resources. Petroleum, you know, it is a non-renewable resource. So what we can do for this? हम लोग क्या करेंगे ना, पेट्रोल अगर हम लोग अगर यूज करते हैं तो भाई पॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है सोसाइटी में? सोसाइटी में पॉल्यूशन हो रहा है। यस, पॉइंट नंबर 1, सोसाइटी में पॉल्यूशन हो रहा है। अच्छा, उसको हम लोग स्विच कर देंगे। अच्छा, पेट्रोल खत्म भी होगा कि नहीं होगा? पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ना, लिमिटेड क्वांटिटी में है, खत्म हो जाएगा, सैकड़ों साल लगेंगे बनने के लिए, तो वो खत्म हो जाने का भी डर है, खत्म हो जाने का भी डर है। एनवायरमेंट भी पॉल्यूशन हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग स्विच कर देंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जहाँ पे पेट्रोल यूज हो रहा है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल से स्विच कर देंगे। जहाँ पे यहाँ मतलब ये लोकेशन से आप 70 किलोमीटर दूर अगर जा रहे हो बाइक लेके, तो 100 जन निकल रहा है बाइक लेके, तो आप क्या कर सकते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो, एक बस में जा सकते हो, कम ईंधन जलेगा, आगे नहीं। तो इसी तरीके से हम लोग सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। समझ में आ गया? जिसकी वजह से देखो पेट्रोलियम का इस्तेमाल भी कम हुआ, वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा रहा। इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लोग यूज करें तो एनवायरमेंट में पॉल्यूशन भी नहीं हो रहा है, नॉइस पॉल्यूशन भी नहीं हो रहा है, आगे नहीं। डेवलपमेंट इन सच अ वे दैट एनवायरमेंट वुड आल्सो नॉट गेट अफेक्टेड एंड डेवलपमेंट आल्सो विल गेट place. Resource plan. अच्छा, sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, जो मैं बोल चुका हूँ, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation, वो भी मैं बोल चुका हूँ, future generation के लिए बचा के रखना है। इतना समझ में आ गया? ये important question. What do you mean by sustainable economic development? That the development should not harm our environment and the future generation should not compromise with the resource. Resource planning के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। Resource planning क्या है? Resource planning is a complex process which involves identification and inventory of resources across the regions of country. This involves surveying, mapping and qualitative and quantitative estimation and measurement of resource. समझो, resource planning मतलब क्या है? Resource planning एक complex process है जहाँ पे ना कंट्री भर में कौन से एरिया में कौन सा रिसोर्स पाया जा रहा है और उसका क्वालिटी क्या है वो सर्वे करके मैपिंग कर देना, लिख लेना। पहले एक आता था, अभी भी इस्तेमाल होता है, एटलास देखना, एटलास है कि नहीं? उसमें रहता है, वो एक बुक रहता है, वहां पे रहता है भाई ये यहाँ पे ये सॉइल है, ये इंडिया है, सॉइल का टाइप खाली बताएगा, यहाँ पे ये सॉइल है, 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 यहाँ पे ये सॉइल है कि नहीं? यहाँ पे ये पेड़ है, 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 मतलब यहाँ पे ये फॉरेस्ट है, यहाँ पे ये फॉरेस्ट है, ऐसे करके वो बता देगा, है कि नहीं? हर्ब्स है, यहाँ पे श्रब्स है, यहाँ पे ट्रीज है, वो बता देगा, है कि नहीं? तो वो रिसोर्सेस प्लानिंग एंड मैपिंग से ही होता है। ओके, इवॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। इसकी वजह से हम लोगों को एक बहुत ही बढ़िया प्लानिंग स्ट्रक्चर चाहिए, है कि नहीं? और टेक्नोलॉजी चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग अच्छे से क्या कर सके, इंस्टीट्यूशनल सेटअप कर सके, जिसके माध्यम से हम लोग रिसोर्स का सही तरीके से इस्तेमाल कर सके और इक्वली डिवाइड कर सके मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। और हम लोग को रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ मैच करना चाहिए, जिसकी वजह से रिसोर्स का भी डेवलपमेंट होगा और हमारे कंट्री का भी, हमारे नेशन का भी डेवलपमेंट होगा, हमारे कंट्री का, हमारे नेशन का भी डेवलपमेंट होगा। रिसोर्स के डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा। ओके, दैट इज रिसोर्स प्लानिंग। अभी हम लोग पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ ऑटमोस्ट इंपोर्टेंट। लैंड एक बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट रिसोर्स है। क्यों भाई? हम लोग जमीन के ऊपर ही तो चलते हैं, जमीन के ऊपर ही तो घर बनाते हैं, जमीन के ऊपर ही तो रहते हैं। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, भाई पेड़ भी तो यहीं पे उगता है, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमारा सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी भी तो यहीं पे होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी तो यहीं पे होता है, हमारा सारा कम्युनिकेशन सिस्टम भी तो यहीं पे ही होता है, जमीन के ऊपर होता है। तो इसी वजह से लैंड जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स, क्योंकि जमीन के ऊपर ही सारा काम करता है एक्टिविटी। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है व्हाई वी शुड कंसिडर लैंड एज अ इंपॉर्टेंट रिसोर्स, लिख देना, इट सपोर्ट्स वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन एक्टिविटीज, वी लिव ऑन दिस, है कि नहीं?
कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज लिख दो, आपको मार्क्स मिल जाएगा फुल। ओके, लैंड इज प्रेजेंट इन लिमिटेड साइज, वी मस्ट यूज देम इफेक्टिव। और लैंड जो है हमारा लिमिटेड साइज में अवेलेबल है, जिसकी वजह से हम लोगों को इसको थोड़ा सा सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। इसको हम लोगों को क्या करना चाहिए? सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे? जैसे कि मान लो पेड़ काटते जा रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं, भाई ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? है कि नहीं? अच्छा, पेड़ काट रहे हैं, फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, भाई पोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फैक्ट्री सेटअप तो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका चिमनी का हाइट जितना रहना चाहिए वो उतना हाइट नहीं रख रहे हैं। पानी को बिना फिल्टराइज करके हम लोग सॉइल में छोड़ दे रहे हैं, खेती एरिया में मतलब जो मतलब खेती बाड़ी एरिया जो होता है वहां पे भी देखना केमिकल वाटर छोड़ देते, उसको बिना प्यूरिफाई करके, जिसकी वजह से सॉइल का फर्टिलिटी कम जाता है। लैंड रिसोर्सेस इन इंडिया का और लैंड हमारा लिमिटेड क्वांटिटी में, आपको भी पता है 100% में से 70% पानी और जमीन। लैंड रिसोर्स इन इंडिया का अगर हम लोग बात करें लैंड रिसोर्स का, अबाउट 43% ऑफ लैंड एरिया इज प्लेन। 43% एरिया इज प्लेन लैंड। बाकी क्या है? वाटर है? नहीं भाई, लैंड के बारे में पढ़ रहा है। बाकी हमारा प्लेट्यू है, डेजर्ट है, माउंटेन्स है, हिली रीजियंस है, ये सब में डिवाइडेड है। तो 43% डेटा याद रखना, 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन विच प्रीवियसली प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अच्छा, प्लेन लैंड में क्या होता है? ना फैक्ट्री सेटअप होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छे से मिलता है कि नहीं? मैन पावर अच्छे से मिलता है, इसी वजह से मैन पावर अच्छे से मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छे से मिलता है। इसी वजह से क्या किया जाता है? इसी वजह से हम लोगों का प्लेन लैंड को इस्तेमाल किया जा सकता है। किया जा सकता है नहीं, किया जाता है। किस चीज के लिए किया जाता है? हमारे खेती बाड़ी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, उसके साथ इंडस्ट्रीज के लिए। और हम लोग रहते भी प्लेन लैंड के ऊपर ही है ज्यादातर। अबाउट 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री आर माउंटेन्स विच इंश्योर्स पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। अच्छा, यहाँ पे लिखा है कि 30% इंडिया में ना 30% जमीन में तो खाली क्या है? माउंटेन्स। 30% जमीन में क्या है? माउंटेन्स, जिसकी वजह से ये चीज को ध्यान में रखता है कि पेरिनियल फ्लो ऑफ रिवर होते रहे। मतलब क्या? साल भर पानी बहते रहे, साल भर पानी बहते रहे, जिसकी वजह से लोग विजिट करते हैं, इकोलॉजिकल एक्सपेक्ट एंड टूरिज्म बढ़ जाता है। आगे नहीं? टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एक्सपेक्ट बढ़ जाता है। ओके, लिखा है ना अबाउट 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री लिखा है, तो इंडिया का है। ओके, 30% माउंटेन है, जिसकी वजह से नदी बह रहा है, आगे नहीं? और नदी का पेरिनियल फ्लो चालू रहता है, मतलब बहते रहता है, नदी बहते रहता है। एक रहता है पेरिनियल फ्लो और एक रहता है सीजनल रिवर। एक रहता है पेरिनियल रिवर और दूसरा क्या रहता है? सीजनल रिवर। सीजनल रिवर क्या होता है? मतलब कुछ महीना तक ही उसमें पानी रहता है और गर्मी का महीना आ गया तो पानी सूख जाता है। लेकिन यहाँ पे पेरिनियल फ्लो की वजह से रिवर्स में टूरिज्म और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट को बहुत अट्रैक्ट करता है। ओके, टूरिस्ट लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा रेवेन्यू जनरेट। अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज प्लेट्यू रीजन। प्लेट्यू मतलब क्या? ए टेबुलेटेड सरफेस। प्लेट्यू मतलब क्या? अ टेबुलेटेड सरफेस। तो 27% प्लेट्यू एरिया है। ओके, और एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे। 43% क्या है? प्लेन लैंड। 30% क्या है? माउंटेन एरियाज है, आगे नहीं? और बाकी का 27% क्या है? हमारा प्लेट्यू रीजन है। पोजेसेस रिच रिजर्व्स फॉर मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। और इन 27% में बहुत सारा मिनरल्स छुपा है, फॉसिल फ्यूल्स है एंड फॉरेस्ट